नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है कि आपके 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। अब इन 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हो रहे हैं, इसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण सजा के जो प्रावधान थे वो बढ़ा दिए गए हैं, कि कौन कौन से नए अपराध इसमें शामिल किए गए हैं, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यदि आप इन नए आपराधिक कानूनों को पढ़ोगे तो आपको ये देख के लगेगा कि इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं, मॉब लिंचिंग के लिए खास प्रावधान किए गए हैं, देशद्रोह से संबंधित जो मुद्दा था वहां पर खास प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि यूपीएससी और पीसीएस का बैच हमारा शुरू हो रहा है, जहां पर आपको 75% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक वैलिड होगा, तो ये ऑफर जल्द से जल्द आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि मैं इन कानूनों की बात करूं तो इनको 21 दिसंबर 2023 को संसद से पास कर दिया गया था। आपके कानून बन गए थे और फाइनली अब ये 1 जुलाई से आपके प्रभाव में आ जाएंगे पूरे भारत में। जब भी मैं पहले ऐसे वीडियो बनाती थी और मैं आईपीसी या फिर सीआरपीसी इन सब का उल्लेख करती थी, वहां पर बोलती, तो आप लोग कहते थे कि मैम ये चेंज हो गया है, अब आप इन शब्द का प्रयोग मत करिएगा। लेकिन जो प्रभाव में आया है अब 1 जुलाई से आया। अब 1 जुलाई से आपको कहीं भी आईपीसी सीआरपीसी ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जो नए हमारे आए हैं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, अब हर जगह आपको यही देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिटेल में शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, देश में 30 जून की आधी रात जैसे कि 12 बजे से आप देखोगे कि आपके ये जो नए कानून हैं ये आपके पूरी तरीके से प्रभाव में आ जाएंगे। इसमें आपके कौन कौन से शामिल हैं, तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। ठीक है, अब ये हमने देख लिया आगे, लेकिन ये जगह किसकी लेंगे, तो ये जगह लेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की, दूसरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की ये जगह लेने वाले हैं। यदि मैं इस तरह से देखूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो जाता है आपका, क्योंकि आप देख रहे हो कि कॉलोनियल इरा के ये कानून बनाए गए थे। तो यहाँ पर तर्क दिया गया, जब संसद पर इस पर बहस छिड़ी तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, ब्रिटिश काल के थे, और अभी क्या है सिनेरियो चेंज हो गया है, तो हमें बदलाव की जरूरत है। और सही बात है, कई प्रकार के अब नए नए क्राइम भी हो रहे हैं, वो क्राइम इसके अंदर नहीं थे, कैटेगराइज नहीं किए गए थे। लेकिन अब आप जब इसको पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पर हर एक क्राइम को कैटेगराइज कर दिया गया है, नए क्राइम भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं और बहुत सारे क्राइम ऐसे थे जिनकी सजा को अगर वो 7 साल है तो उसको जस्ट डबल करके 14 साल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद में मंजूरी मिल गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए यहाँ पर 1 जुलाई से जो लागू हो जाएंगे नए कानून उनको देख लेते हैं। यहाँ पर राजद्रोह, आईपीसी की बात करें तो राजद्रोह में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है और सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि अगर की गई तो वो दंडनीय मानी जाएगी। इसके बाद सामुदायिक सेवा को सजा के नए स्वरूप के तौर पर पेश किया गया है, जहां पर आप देखोगे आतंकवाद, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। इससे पहले वहां पर आतंकवाद से रिलेटेड कोई भी परिभाषा मौजूद नहीं थी, परिभाषित नहीं था, लेकिन अब आप देखोगे कि इसमें क्या है, आतंकवाद को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, संगठित अपराध के लिए नई धाराएं जोड़ दी गई हैं, किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधि को दंडनीय बनाया गया। जो भी गैर कानूनी गतिविधि हो रही है वो सभी आपकी क्या है, आपकी दंडनीय हो जाएंगी। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंस गतिविधियों, अलगाववादी जो गतिविधियां हो रही हैं, ये अगर हम बात करें, आप देखते हो खालिस्तान से रिलेटेड जो मुद्दा आता है मणिपुर में आपने देखा होगा, तो इससे संबंधित कोई भी यदि गतिविधियां हो रही हैं या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली हैं, तो इनके लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि इससे संबंधित कोई भी कार्य करता है तो इन नए प्रावधानों के तहत उनको सजा सुनाई जा सकती है। आगे देखें, शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि और झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना नया अपराध है। मैं इसीलिए कह रही थी कि यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा सशक्त किया गया है इस कानून के तहत, और ये कानून जो आप देखोगे महिलाओं को एक बहुत ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपको कई केसेस देखने को मिलते थे कि ये
अमुक व्यक्ति और अमुक महिला क्या थे, बहुत लंबे टाइम से रिलेशन में थे और उनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित थे जैसे होते हैं, और अंत में वो जो व्यक्ति है वो कह देते हैं कि नहीं, हमें आपसे शादी नहीं करनी है। या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप कहीं भी रह रहे हो, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप देखते होंगे कि एक इंसान सेलेक्ट हो गया और वो चला गया कि भाई तुम्हारी जॉब नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, सिलेक्शन ले लिया, कहीं और शादी कर ली जा करके। तो इस तरीके के जो मामले आते थे वो पहले कैटेगराइज नहीं थे बहुत सही तरीके से, लेकिन अब उनको अच्छे से परिभाषित किया गया है, कैटेगराइज किया गया है और वहां पर सजा के प्रावधान और कड़े कर दिए गए हैं। ठीक है, आपकी क्या इस पर राय है, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो बदलाव है, ये जो चीजें मिलाई गई हैं, वो किस तरीके से देश की सुरक्षा में, अखंडता में, संप्रभुता में और महिलाओं की रक्षा में हेल्प करने वाली हैं। क्या वाकई इससे कोई चेंजमेंट आएगा देश में, या फिर पहले ही जैसी स्थिति बनी रहेगी। ठीक, चलिए, गैंग रेप की यहाँ पर बात की गई है। गैंग रेप में 20 साल की कैद या आजीवन जेल की सजा होगी। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल या मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। यहाँ पर देख रहे हो, बच्चों की सुरक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, आगे है, नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या से संबंधित अपराध के लिए नए प्रावधान के तहत लिंचिंग के लिए न्यूनतम 7 साल की कैद या आजीवन या फिर मृत्युदंड की सजा आपको हो सकती है यदि आप जाति, धर्म, मॉब लिंचिंग इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हो तो, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आती थी। यहाँ पर एक तो इस तरीके के प्रावधान बनाए जा रहे हैं, और वहीं पर अमेरिका एक धार्मिक रिपोर्ट पेश करता है 2023 की, जिसमें वो ये कहता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप सभी ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। उसमें अमेरिका का ये कहना है कि भारत में मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके जो हित हैं उनको छीना जा रहा है। और एक तरफ हम ये कानून देखते हैं जो जाति, समुदाय, जो अन्य नस्ल के व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो रिपोर्ट इस तरीके से सरासर गलत ही है यदि हम माने तो। आगे बात करते हैं, स्नैचिंग के मामले जितने भी आते हैं, जहाँ पर चेन स्नैचिंग हो गई, फोन स्नैचिंग हो गई, इस तरीके जो मामले थे, इसमें स्थायी विकलांगता होती है तो ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है स्नैचिंग के मामले में वो गिर गया है, उसको इस तरीके की चोट लग गई कि वो लाइफ टाइम के लिए विकलांग हो गया है, या फिर उसका एक पैर काटना पड़ा है या फिर हाथ काटना में, जो भी इस तरह की यदि चीजें हुई हैं, तो जिसने भी स्नैचिंग करी है उस पर कठोर सजा के प्रावधान होंगे, जितने से जितने कठोर धाराएं लग सकती हैं। आगे बात करेंगे, बच्चों को अपराध में शामिल यदि आप कर रहे हो, जैसे भीख मांगने वाली चीजें आपने देखी होंगी आजकल बहुत ही ज्यादा, जहां पर भी जाओगे देखोगे कि खड़े हुए हैं बच्चे, दे दो मुझे, और इस तरीके से उनसे कई सारी ड्रग्स, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, पूरे मार्केट में स्प्रेड करवाई जाती है। तो यदि ऐसा है तो वहां पर आपको 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। हिट एंड रन मामला, पोर्शे, किसको नहीं पता है पोर्शे कांड, आप अभी तो बीता है, उस नाबालिग को अभी बेल भी मिल गई है इवन। ठीक है, तो इस कांड में, इस मामले में मौत होने पर अपराधी की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया कि यदि जिसने हिट एंड रन केस किया है, यानी कि जिसके द्वारा टक्कर मारी गई है, उसमें यदि उस व्यक्ति की मौत हो गई है, वो व्यक्ति सामने से नहीं आता है, भाग जाता है, पेश नहीं हो रहा है जिला मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं इंपोज करी जाएंगी और साथ ही साथ 10 साल तक की उसको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। आगे ये वाला, ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं आगे वाले उसमें पार्ट में डिस्कस करूंगी। आगे बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट। यहाँ पर दस्तावेज के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर में फाइलें, स्मार्टफोन, संदेश, वेबसाइट, लोकेशन, डाटा उपकरणों से मेल संदेश शामिल किए गए हैं कि इस तरीके से जो भी आपके दस्तावेज हैं उनको मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहेजा जाएगा, रखा जाएगा, ताकि उनके खोने के चांसेस यहाँ पर ना दिखाई दे। ठीक है, FIR, केस डायरी, चार्जशीट ये बनाई जाएगी। तो फैसले का डिजिटलीकरण बेसिकली यहाँ पर कर दिया गया है कि जो भी फैसले होंगे वो वीडियो पर बाकायदा रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और एक एक दस्तावेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर संरक्षित करके रखा जाएगा ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किसी भी तरह की इसमें धांधली देखने को ना मिले। रीजन इसका क्या था, अभी आपने देखा जब पोर्शे कांड हुआ तो वहां पर वो जो लड़का था
उसकी जो रिपोर्ट थी वो चेंज कर दी गई थी, डीएनए रिपोर्ट चेंज कर दी गई उसकी वहां पर कि वो व्यक्ति नहीं है, वो लड़का नहीं है। बाद में वो जो जिसने रिपोर्ट चेंज करी थी और जिसने करवाई थी, दोनों को वहां पर सजा होती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन में, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको यहाँ पर ठीक करने की बात की जा रही है। शिकायतकर्ता, गवाहों की जांच, जो पक्ष में है जो विपक्ष में है, उनका बयान, अपीली कार्यवाही पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। सेशन सभी पुलिस स्टेशनों पर अदालतें, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर अदालतों द्वारा बनाए जाने वाले ईमेल के लिए रजिस्टर और इनमें पार्टियों के ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य विवरण जो है वो सारी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी कि यदि कोई ऐसी घटना होती है और आवश्यकता पड़ती है तो शिकायतकर्ता इनका यूज कर सके। पुलिस की ओर से किसी भी संपत्ति की तलाशी और जब्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। अगर वो कोई जब्ती कर रहा है, वहां पर कोई कार्य कर रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, यानी कि पुलिस जो कार्यवाही कर रही है उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। 7 साल या उससे अधिक वर्षों की यदि किसी व्यक्ति को जेल हुई है तो वहां पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ होना इंपॉर्टेंट है, वहां पर फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसीलिए आप देखोगे देश में अभी नए फॉरेंसिक लैब भी ज्यादा मात्रा में स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार जो भी कदम उठाती है, कार्य करती है, यदि उसने ये कानून बनाए तो उसको पता चल गया कि इसके लिए मुझे इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए सरकार ने पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक लैब की जरूरत पड़ेगी, हाँ जी, हम पहले से इतने सारे लैब्स बनाने के लिए आवंटन दे देते हैं। सरकार कार्य करती है, लेकिन जो गैप बीच में क्रिएट होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हर एक चीज में हम शायद सरकार को ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ इनकी ही गलती है। ठीक, चलिए। और इसके लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जाएगा। किसके लिए? फॉरेंसिक जो टीम्स हैं और साथ ही जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं और जो फॉरेंसिक कोर्सेज हैं, उनमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जा रहा है ताकि ये वाली चीज जो है उसको ये फुलफिल कर सके। बात कर लेते हैं 3 नए कानून जो लागू होंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम कैटेगरी, 17 कैटेगरी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई है क्राइम्स की कि वो किसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम धारा 111 के तहत 17 मामले शामिल किए गए हैं। इन्हें मुख्य तौर पर अपहरण, डकैती, एक्सटॉर्शन, भूमाफियागिरी, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, क्रिप्टो करेंसी, जाली नोट, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। टाइम फ्रेम में फिक्स हुई 10 की जिम्मेदारी, ये क्या है चलिए देख लेते हैं। नए कानून के तहत रेप विक्टिम सहित संगीन अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। यदि ऐसा कुछ भी है, वहां से पुलिस स्टेशन दूर है, चीजें दिक्कतें आ रही हैं, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग यहाँ पर होगी, ऑनलाइन रिपोर्ट आप कर सकते हो। साथ ही किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज की जा सकती है। 0 FIR के तहत बहुत ही बड़े चेंजेस किए गए हैं। 0 FIR वो होती है कि वहां पे पीड़ित मौजूद नहीं हो, पीड़िता भी मौजूद नहीं हो, तब भी वो आपका जो जहां पर आपके साथ कार्य हुआ है या फिर दुष्कर्म हुआ है, चीजें हुई हैं, वो आपके जिले में नहीं आता, जिले से बाहर आ रही है चीजें, तो आप कहीं भी जा करके 0 FIR दर्ज करा सकते हो। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में आप जाइए और आप 0 FIR दर्ज कर सकते हो। 0 FIR के लिए जिसके साथ बलात्कार हुआ है या जिसके साथ वो घटना हुई है वो होना मौजूद अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आवश्यकता नहीं है। उसके पड़ोसी, उसके परिवार वाले, उसका कोई दोस्त जा करके 0 FIR वहां पर दर्ज करवा सकता है। ठीक है, तो और कहीं भी ये 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। ठीक, रेप पीड़िता मेडिकल चार्ज रिपोर्ट को IO लटका नहीं सकते हैं। जो IO हैं वहां पर उनकी अगर रिपोर्ट लटक रही है रेप पीड़िता की, उनके साथ कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पर उनकी रिपोर्ट को लटकाना नहीं है, आपको जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट देनी है और टाइम फ्रेम के अंदर 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट भेजनी होगी और 7 दिन के अंदर आप रिपोर्ट भेजिए। विक्टिम को सुनवाई का मौका दिए बिना मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकेगा। अगर ये कई बार ऐसे केसेस में होता था ना कि मुकदमा वो समझौता हो जाता था कि आप ठीक है मुकदमा वापस ले लीजिए, जब तक विक्टिम की सुनवाई नहीं होगी, आप केस दर्ज करने आए हो, पहले सुनवाई का प्रोसेस है उसको फॉलो करो। ठीक है, अगर विक्टिम की सुनवाई नहीं होगी तब तक ये जो केस रफा दफा और मामला चीजें हो जाती थी, वापस हो जाता था, ये सब कुछ भी नहीं होगा और मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, मेरी साइड से मुझे बहुत पसंद आया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति 14 दिन के अंदर आरोपी और विक्टिम को उपलब्ध करानी होगी। जो आरोपी है और जो विक्टिम है दोनों को 14 दिन के भीतर वो देनी होगी आपको सर्टिफिकेट। बिना आरोपी के कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, चाहे वो आरोपी कोर्ट में मौजूद हो या ना हो, पहले वेट किया जाएगा उसका 90 दिनों तक, नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, ट्रायल चलता रहेगा और उसके बाद 90 दिन तक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल होगा।
फिर बचे हुए 30 दिन में कोर्ट फैसला सुना देगी वहां पर, और उसके बाद उस आरोपी को डायरेक्ट अब जेल ही भेजा जाएगा। कोर्ट आओ या ना आओ, अपना पक्ष पेश करना है नहीं करना है दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम प्रोसीजर चलाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें पहला कानून 1860 में इंडियन पिनल कोड की जगह अब ये जो कानून थे वो मैंने आपको बता दिए क्या क्या आएंगे। नए प्रावधान में जो प्रमुख बदलाव हुए, स्पेशल जो बदलाव हुए वो हमने देख लिए। नाबालिग जो रेप केस होगा फांसी होगी वहां पर। रेप की धारा 375 376 थी, लेकिन अब धारा हो जाएगी 63 और 69। रेप की धाराएं बदल गई हैं। पहले जो धाराएं लगती थी दैट इज 375 376, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो जुडिशरी की तैयारी करें उनके लिए तो भाई साहब अभी ऐसे पैर छू लो के, तो ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखना है आपको क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चेंजमेंट है। ठीक, तो अब धारा यहाँ पर बदल गई है, 63 और 69 हो गई है। हत्या की धारा 302 थी, अब यह धारा 101 होगी। गैंग रेप में दोषी को 20 साल, ये सारी चीजें मैंने बता दी। एक्सीडेंट और ट्रायल, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या धाराएं जो मोस्टली थी और वो चेंज हो रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपराध क्या है। पहले क्या धारा थी, अब क्या धारा होगी। अपराध है हत्या, हत्या की धारा थी 302, अब धारा होगी आपकी 301 चेंजमेंट के तहत। धोखाधड़ी, पहले धारा थी इसकी 420, तभी कहते हैं ना 420 हो क्या तुम पूरे, तो वो यही धारा बोली जाती थी। शायद आपको आज ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब धारा हो जाएगी 316, तो अब आपको कहना है कि 316 हो क्या तुम पूरे। चलो आगे आते हैं। अपहरण, यदि किसी का अपहरण किया जा रहा है, पहले धारा लगती थी 362, अब धारा लगेगी 135। ठीक है, बलात्कार यदि होता है किसी का तो पहले धारा लगती थी 375 376, अब धारा कितनी लगेगी 63 एंड 69। चलिए, सामूहिक बलात्कार में पहले धारा लगती थी 376, अब लगेगी धारा 70। छिनैती यानी कि स्नैचिंग वाला जो होता है, छिनैती वर्ड आपने सुना होगा किसमें, गुल्लक सीरीज में सुना होगा। अभी जो नई सीरीज आई है उनकी मम्मी की चेन छीन ली गई थी, तो वहां पर धारा पहले लगती थी 356, अब धारा लगेगी यहाँ पर 302। ठीक है, दहेज में हत्या यदि की गई है दहेज के कारण, तो पहले आपकी धारा लगती थी 304B, लेकिन अब आपकी धारा लगेगी 799। भीड़ भाड़ हंगामा, धारा 144 थी, अब धारा लगेगी 187। कहते ना धारा 144 लागू कर दी गई है, अब होगा क्या, धारा 187 लागू कर दी गई है। चलिए, मानहानि का केस होता है, धारा 499 एंड 500, अब धारा होगी 354। राजद्रोह कानून धारा, यहां पर आपको 124A के तहत मुकदमा दर्ज होता था, अब दर्ज होगा 150 के तहत। ठीक है, देश विरोधी गतिविधियों पर मुकदमा दर्ज होता था 121A के तहत, लेकिन अब दर्ज होगा धारा 146 के तहत। देश के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र रच रहा है तो मुकदमा दर्ज होता था 121, अब दर्ज होगा 145। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं। हाल ही में अभी कोई इसरो का वैज्ञानिक था जिसने कुछ हमारे जो प्लेन्स थे जहाज से उसको लेकर के पाकिस्तान को उन्होंने कुछ सूचनाएं, खुफिया जो सूचनाएं थी वो पास आउट करी थी। फाइनली उनको अभी उम्र कैद की सज़ा हो गई है और वो जेल में बंद हैं। MP के थे, नागपुर के वो। ठीक है, तो आप उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, अगर नाम आपको पता हो तो बता देना। ठीक है, आत्महत्या के लिए यदि आप किसी को उकसा रहे हो तो आपको धारा पहले 306 लगती थी, अब धारा लगेगी आपके ऊपर 106। चलिए आगे आ जाते हैं। आपराधिक कानूनों में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनको अब आराम से देखेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो प्रमुख बदलाव में आ जाता है आपका मॉब लिंचिंग और नफरत अपराध के लिए आजीवन कारावास आपको सुना दिया गया है। मॉब लिंचिंग करोगे आपको आजीवन कारावास होगा। पहले क्या था, दिक्कत ये आती थी कि मॉब लिंचिंग में पता नहीं चलता था, लोग ज़्यादा थे, इस वजह से दिक्कत हो जाती थी और उसको कैटेगराइज तो किया नहीं गया था मॉब लिंचिंग को, लेकिन अब मॉब लिंचिंग कैटेगराइज हो गया है, तो अब आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ठीक, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने व आतंकवादी गतिविधियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अपराध के मामले में मानसिक बीमार की जगह विक्षिप्त दिमाग शब्द का अब उपयोग होगा, ये भी यहाँ पर चेंज हुआ है कि विक्षिप्त दिमाग। ठीक है, अपराध के मामलों में जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक बीमार कहा जाता था, अब वहाँ पर वर्ड यूज होगा विक्षिप्त दिमाग। बिना अनुमति अदालती कार्यवाही छापने पर 2 साल की सजा होगी और छोटे मोटे अपराध के लिए सामुदायिक सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अब आ जाते हैं नए आपराधिक कानून जो 1 जुलाई से आने वाले हैं। इसमें आपके 33 नए अपराध शामिल किए गए हैं जिनमें कारावास और की जो अवधि थी उनको बढ़ा दिया गया है। तो 33 आपके नए कानून ऐसे हैं जिसमें कारावास की अवधि आपकी बढ़ गई है। 23 ऐसे अपराध हैं जिसमें अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया है। तो अभी हम जानेंगे कि ये अनिवार्य सजा का प्रावधान क्या होता है, ये आगे हम समझ लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में आपके लिए छोड़ करके नहीं जाऊंगी, एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी आपकी। ठीक है,
83 ऐसे अपराध हैं जिसमें जुर्माना आपका बढ़ा दिया गया है। चलो अब आ जाते हैं अनिवार्य दंड क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे व्यक्ति को सजा देनी होती है जिसने कोई निश्चित अपराध नहीं किया हो। यहाँ पर ये बात की निश्चित नहीं है ना, हम उसको किस किस धारा में डालें, निश्चित अपराध समझ में नहीं आ रहा है। तो अनिवार्य न्यूनतम सजा की अवधारणा से तात्पर्य ऐसी सजा से है जिसे न्यायालय को कोई विवेकाधिकार दिए बिना लगाया जाना चाहिए। ठीक है, कि इसके अनुसार ये होगा कि सजा की वही मात्रा इन द सेंस की टाइम ड्यूरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है कि यदि टाइम ड्यूरेशन 7 साल का है तो 7 साल की ही सजा होगी। इसमें आपको चाहे वो कैटेगराइज हो या उसके तहत अगर थोड़ा सा भी वो उस क्राइम को स्पर्श कर रहा है, 7 साल की सजा उस क्राइम के तहत दी जा रही है, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी सजा को कम कर दो। नहीं, आप उसमें थोड़ा सा ही शामिल हो, लेकिन शामिल हो। आपको कोई भी वहां पर एक तरीके आपके लिए कहते हैं ना कि चलो माफ किया, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। अब सख्त कानून है तो आपको 7 साल की पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। अनिवार्य जो आपकी सजा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता है, ये बात की जा रही है। वे धाराएं जहां अनिवार्य दंड लागू किया गया उनको देख सकते हैं। धारा 99 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चों को खरीदना, वहां पर आपको पहले सजा थी 7 वर्ष, अब उसको डबल करके 14 वर्ष कर दिया गया है। धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष या आजीवन जो कारावास है उसकी सजा देनी होगी। आगे बात करेंगे धारा 111 भाग 3, यहाँ पर संगठित अपराध के लिए उकसाना, साजिश करना या जानबूझ करके सुविधा प्रदान करना, कि आपने एक कोई सोचा है, सोची समझी साजिश है आपकी, उसके लिए आपने हथियार प्रोवाइड करवाए हैं, पूरा प्लानिंग करी है, सारी चीजें करी है, तो पहले इसके लिए 5 वर्ष की कैद होगी, आजीवन कारावास तक इसको बढ़ाया जा सकता है और 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना होगा। आगे धारा 111(4) उसका भाग है 4। ठीक है, संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने पर 5 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, 5 लाख जुर्माने से कम नहीं होगा। BNS का खंड 117(3) क्या कहता है कि स्थायी विकलांगता या लगातार निष्क्रिय अवस्था में परिमित होने पर अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध भी होगा ये। ठीक है, यदि इसके तहत कोई क्राइम होता है। 139 इसको मुझे लगता है रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखोगे कि कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको दिख जाते हैं भीख मांगते हुए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इस तरीके से भीख मांग रहे हैं कि आपको लगता है कि क्या मैं इनको देकर के आया था, क्या मैंने मतलब ठेका लिया था कि मुझे इनको 10 रुपये देने हैं, और वो पैसे ही मांगेंगे। आप उनको फ्रूट दो। समटाइम्स आई ट्राई कि मैं उनको कुछ खाना दे दूं या फिर मैं फ्रूट दे दूं, तो वो मना कर देते हैं। उनको क्या चाहिए वो फेंक देंगे। इवन मेरे सामने उन्होंने फेंक दिया, मैं उनको खाने को देती वो फेंक देते हैं। ठीक, उनको क्या चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। तो इस तरीके से ये जो बढ़ रहा है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत संख्या इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे आम जनता को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, धारा 139 भीख मांगने के उद्देश्य से किसी बच्चे का अपहरण करने पर अब कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अनिवार्य हो गई है, होगी, जिसे आजीवन कारावास या जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वे अनुभाग जहां जुर्माना बढ़ाया गया है उनको जोड़ा गया है धारा आपकी 127(2). यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने पर यहाँ पर आपकी सजा बढ़ा दी गई है। अब 1 साल की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकता है आपको। धारा 168 सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा प्रयुक्त जो पोशाक है उसको पहनने या टोकन ले जाने से संबंधित अपराध के लिए आपको 3 महीने का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो जो रील बनाते हैं उनके लिए स्पेशली चीजें हैं, आप ध्यान से बनाएं। चलिए, धारा 207(a) की बात की जा रही है। पर समन या फिर अन्य कार्यवाही की तामील को रोकने या उसके प्रकाशन को रोकने पर अब 1 महीने का साधारण कारावास या 5,000 रुपए तक का आपको जुर्माना होगा। धारा 221 किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने पर 3 महीने का कारावास या फिर 2,500 रुपए का जुर्माना होगा। एंड मतलब मेरे चेहरे पर स्माइल क्यों आ रही है आप सभी शायद समझ गए होंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी जानते हो कि जितने भी ऑफिसर्स हैं एक पॉलिटिकल प्रेशर में वर्क करते हैं, वो खुल करके काम नहीं कर पाते हैं। वो जितना भी चाहे ना कि मैं अंदर से एकदम ट्रू होकर के पूरा अपना
1000% दूंगा जा करके, वो शायद जब वहाँ ड्यूटी पर पहुँचते हैं ना तो अपना 20% भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है। आपको लगता है बहुत पैसा, पावर, ऑफ कोर्स है, लेकिन आप देखोगे जहाँ पर आप बहुत ट्रू होकर के कार्य करोगे ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ उठा करके फेंके जाओगे। तो इसके तहत तो मुझे लगता है हर नेता और जो वहाँ पर बैठा होगा उनको सबको 3 महीने के लिए जेल कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलो, धारा 374, बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट करने पर अब 6 महीने की कैद या 5,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 355, नशे की हालत में सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित होना और किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, वहां पर आपको 24 घंटे के लिए साधारण कारावास होगा और 1,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों चीजें देनी पड़ सकती हैं। जब ये कानून पास हुआ तो बड़े बड़े जो नेता थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। चलिए वो जान लेते हैं। यहाँ पर अमित शाह जी का कहना था कि ये कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। ठीक है, इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं था, ये उनका कहना है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे न्याय शब्द का यूज किया गया है बहुत सारी जगह। चलिए आगे कहते हैं पी चिदम्बरम जी, निश्चित रूप से कानून को बदलते हुए जीवन मूल्यों, आदर्शों, आचार विचार और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। आधुनिक अपराध विज्ञान, आपराधिक न्याय शास्त्र तथा सजा व जेलों से जुड़े आधुनिक अध्ययनों से जरूरी हिस्से और कानून देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर कहते हैं हमारे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, 3 नए आपराधिक कानूनों को बनाकर संसद ने साफ कर दिया है कि भारत बदलाव की ओर बढ़ रहा है। मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए हमें नए लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इससे सहमत थे, बहुत सारे लोग खुश भी थे, एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। 1 जुलाई से आपको पूरे प्रभाव में देखने को मिलेंगे, और 1 जुलाई से कोई भी आईपीसी सीआरपीसी यदि कहे तो आप उस पर सीधा सीधा जाकर के बोल देना, भाई गलत क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक, चलो अब चल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को नए आपराधिक कानून लागू होंगे? 2 अगस्त 2024, 1 जुलाई 2024, 1 सितंबर 2024, 2 अक्टूबर 2024। ये डेट ना आपके इतिहास में दर्ज होने वाली है, इसको लिख लेना, 1 जुलाई 2024 को। ठीक, आंसर आज मैं बता के जा रही हूँ, पहली बार, ज़्यादा खुश हूँ मैं इसलिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।